हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है पॉलीमर वर्ल्ड। गाइस, आप सभी जानते हैं जो मैं पॉलीमर के ट्यूटोरियल्स बनाता हूं। गाइस, पॉलीमर्स पे बहुत से ट्यूटोरियल्स मैं बना चुका हूं, करीबन 14 से 15 चैप्टर्स कर चुका हूँ, लेक्चर्स ले चुका हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा अपग्रेड लेवल है। जैसे कि आप टाइटल देख ही रहे होंगे, हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स। क्या होते हैं हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर, किस लिए जाने जाते हैं हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर, और हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स की अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो जाइए जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, रीच करवाइए चैनल की। चलते हैं फिर। गाइस, हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स बेसिकली वो पॉलीमर्स होते हैं जो करेक्टराइज होते हैं बेसिकली 3 तरीके से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस, रेजिस्टेंस टू हीट फ्लेम, रेजिस्टेंट टू केमिकल एनवायरनमेंट। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस के हिसाब से करेक्टराइज हो उसको हम हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर कहते हैं। जो रेजिस्टेंस हो हीट और फ्लेम का उसे हम हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर कहते हैं। और जो केमिकल रेजिस्टेंट हो केमिकल एनवायरनमेंट का उसे हम हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर कहते हैं। गाइस, कन्वेंशनल कमोडिटी जो पॉलीमर्स होते हैं, उसके अलावा जो हमारे प्राइस ओरिएंटेड और जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो कन्वेक्शन कमोडिटी पॉलीमर्स में पॉसिबल है। बट हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर टेक्निकली हम ड्राइवन होते हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। जहाँ जहाँ पे उसका एप्लीकेशन होता है हम वहीं पे उसको यूज़ करते हैं। और जो स्मॉल बैच रिक्वायरमेंट और प्रोडक्शन के हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। गाइज, इसका एक लार्ज प्रोडक्शन नहीं होता है, बट हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर बहुत यूज़ किया जाता है। करीबन 67 to 70% ग्लोबल मार्केट हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर का है। ये तो बात होगी डिफरेंसेस की। अब हम बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर है क्या। गाइस, अकॉर्डिंग टू पॉइंट मैं बात करूँगा, वो पॉलीमर जो पॉलीमर प्रोसेसिंग करे अच्छे तरह से, वेल स्टेबलाइज्ड हो टेक्नोलॉजी के साथ, हार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर कहते हैं। इन एडवांस मैनी एप्लीकेशंस होते हैं, मैरी एडवांस लेवल पे, जस्ट लाइक मेटल और ऑप्टिक, बिकॉज कन्वेंशनल पॉलीमर के पे either cannot deliver the requirement मैकेनिकल परफॉर्मेंस और थर्मल वैल्यूएबल। कुछ पॉलीमर्स, कमोडिटी पॉलीमर्स वो होते हैं जो थर्मल पे नहीं टिक पाते दोस्तों, उसलिए हम हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर कुड ओवरकम दिस ऑब्स्टिकल्स एंड लाइट वेट रिप्लेसमेंट फॉर मेटल्स। ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं मेटल के कंपैरिजन में, बट इंसुलेटर के कंपैरिजन में थोड़े भारी होते हैं। इसके कारण भी हम एचपीपीज का यूज़ कर रहे हैं। एचपीपीज कैन फंक्शन एज एलिवेटेड टेम्परेचर। इसका चौथा पॉइंट कह रहा है जो एलिवेटेड टेम्परेचर और एक्सलेंट सॉल्वेंट और केमिकल रेजिस्टेंस के कारण भी, इन फंक्शंस के कारण भी हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर का यूज़ करते हम आ रहे हैं। एग्जिबिट अगर मैं किसी बात करूं एक्सलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की कंपैरिजन जनरल पर्पस पॉलीमर के लिए, एग्जांपल जस्ट लाइक पॉलीअमाइड, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीसल्फोन एक्सेट्रा इज एक्सलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू जनरल पर्पस पॉलीमर। ये जनरल पॉलीअमाइड हो गया, पॉलीकार्बोनेट और पॉलीसल्फोन जो है, इस तरह के पॉलीमर जनरल पर्पस पॉलीमर होते हैं और कमोडिटी पॉलीमर्स होते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर तो है, हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर भी एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ये आपको समझने की जरूरत है गाइज। In the beginning era, established were in a range of 400 डिग्री सेंटीग्रेड, the 500 इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो 500 रेंज में 400 से 500 डिग्री इन एयर में स्टेबलाइजेशन होती है टेम्परेचर की। लेकिन विद इन पास्ट ईयर डेवलपमेंट ऑफ दीज पॉलीमर थर्मल प्रॉपर्टीज अबव 600 इन एयर वर रियलाइज्ड। फॉर एग्जांपल पॉलीक्यूनोलेक्सेलिन एक एग्जांपल है हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर का जो हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस करता है, इसलिए इसको हम रेजिस्टेंस पॉलीमर भी कहते हैं। अगर मैं चलूँ नेक्स्ट स्लाइड्स पे, नेक्स्ट स्लाइड की बात करूँ तो अब मैं चलूँगा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है हमारी हाई पॉलीमर की जो डिफाइन करती है, लाइक थर्मल स्टेबिलिटी, जैसे आप देख रहे होंगे थर्मल स्टेबल होता है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे स्टेबल टू रेडिएशन एंड केमिकल रीजेंट्स, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। इसके लिए ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन वो डिग्रेडेशन होता है जब ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ता है गाइस, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। उस काल में ये एक स्टेबल शो करता है एक एलिवेटेड टेम्परेचर पे। एलिवेटेड टेम्परेचर जस्ट लाइक अ मेल्टिंग टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे जिसपे प्रोसेसिंग होती है। रेजिस्टेंट टू अ थर्मोलाइटिक प्रोसेस, ये थर्मोलाइटिक प्रोसेस को भी रेजिस्ट करता है, जिसमें थर्मल यूज होती है, थर्मोलाइटिक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल दोनों ही यूज हो, उसको हम थर्मोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंट टू आयोनाइजिक रेडिएशन, आयोनाइजिक रेडिएशंस
कोरोजन, एब्रेशन, स्ट्रेस, फेटीग से ये काफ़ी रेजिस्ट करता है गाइज। इसके लिए भी इसको हम हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर कहते हैं। इस तरह के परफॉर्मेंस देता है गाइज ये। अब मैं बात करता हूँ हैव अ लो टॉक्सिसिटी एंड लाइट वेट। बहुत ही कम टॉक्सिक होता है गाइज ये। इसके कारण हम इसको मेडिकल्स में भी यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस के बाद में हम नेक्स्ट में करूँगा। बिकॉज ऑफ देयर लीनियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे मैकेनिकल टफ। एग्जाम्पल इंक्लूड अ फ्लोरोपॉलीमर सच एज अ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेनिन, polyamides, polyphenylene sulfide, aromatic polysulfone, etc. These are the examples जो includes this such types of polymer is called a किस तरह के हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर गाइज। और इसके ड्रॉबैक्स गाइज यही है, ये एक हाई मेल्टिंग प्रोसेसिंग टेम्परेचर पे काम करता है, हाई मेल्ट विस्कोसिटी होता है, और साथ ही साथ इसका हाई कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन गाइज हमें काम करने से मतलब है, तो हमें तो जहाँ पे कमोडिटी पॉलीमर्स नहीं आएगा उसको तो हम लेंगे ही ना, अब बेशक से वो महंगा क्यों ना हो। तो अब मैं नेक्स्ट की बात करूँगा। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स क्या है हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ पॉलीमर। क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट करता है कोई भी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस पॉलीमर की, क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट करता है। जस्ट लाइक थर्मल रेजिस्टेंस की बात करूँ, अगर हमको किसी भी पॉलीमर के अंदर थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए, जस्ट लाइक हमारा हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर थर्मल रेजिस्टेंट है, तो वो क्या शो करता है गाइज। थर्मल रेजिस्टेंट है तो थर्मल रेजिस्टेंस टू थर्मल डिग्रेडेशन फॉर एक्सेप्टेबल पीरियड ड्यूरिंग देयर सर्विस लाइफ। अगर पर्टिकुलर किसी पॉलीमर की सर्विस लाइफ 40 साल है, उस सर्विस लाइफ में थर्मल डिग्रेडेशन एक एक्सेप्टेबल उस पीरियड लाइफ तक में, उसको हम थर्मल रेजिस्टेंस करता है। ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर में शूट करता है। केमिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस टू अ केमिकल अटैक्स। केमिकल की जो अटैक्स होते हैं इनर्ट इन नेचर एट बोथ एविएंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे, इससे हम रेजिस्ट अगर हो जाते हैं गाइज, ये बहुत ही मुश्किल है, सब पॉलीमर्स में नहीं होता। यही कारण है मैं जो हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर ले रहे हैं आज। और थर्मल रेजिस्टेंस अराइज फ्रॉम एरोमेटिक और लैडर लाइक स्ट्रक्चर विच ऑफर्स अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और एब्सेंस ऑफ अ मेल्टिंग ट्रांजिशन। गाइज समझ रहे हैं इस पॉइंट का मतलब। थर्मल रेजिस्टेंस अराइज करे एरोमेटिक या लेडर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है एरोमेटिक, उस स्ट्रक्चर के बाद से वो ऑफर करे कि बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट टू एब्सेंस ऑफ मेल्टिंग ट्रांजिशन में, उस थर्मल रेजिस्टेंस को भी ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट प्रोसेस करता है। कंपोज्ड ऑफ एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक मॉइल्टी लाइक अ फ्लेक्सिबल ब्रीडिंग ग्रुप्स। ये कंपोज करता है एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप को कंपोज करता है, जो लिंक्ड होते हैं फ्लेक्सिबल ब्रिजिंग ग्रुप्स में, जिसके कारण उसकी रिजिडिटी कम हो जाती है लेकिन रिजिडिटी हाईली बढ़ जाती है। क्योंकि फ्लेक्सिबल होगा तो फ्लेक्सिबल चीज़ें वैसे भी गाइज आप जानते हो टूटती नहीं है, इसके कारण भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ये प्रमोट करता है। अब हम चलेंगे स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में ही चलेंगे। अगला पॉइंट रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंस ऑफ हाई स्ट्रेंथ। अगर हम हाई स्ट्रेंथ की बात करें तो हाई स्ट्रेंथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं गाइस किसी पॉलीमर के। सबसे पहले जो इसका प्राइमरी बॉन्ड है, जैसे आप करजर देख रहे होंगे और करजर में आपको दिख रहा होगा कि ये प्राइमरी बॉन्ड है जो पॉलीमर बैकबोन में हो, ये प्राइमरी बॉन्ड ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है, एक हाई स्ट्रेंथ प्रदान करता है उस पॉलीमर को जो पॉलीमर हम ले रहे हैं। ये हमारा होता है हाई परफॉर्मेंस में, इसीलिए हम उसको हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर और मैकेनिकल स्ट्रेंथ पॉलीमर भी कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर के कारण भी हाई स्ट्रेंथ प्रदान करता है। प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं गाइस। फंक्शनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो उनके लास्ट में लगते हैं या बीच शुरू में लगते हैं, जस्ट लाइक अ सल्फोन, पॉलीसल्फोन होता है, और अमाइड लिंकेज ग्रुप और इमेड लिंकेज ग्रुप। इमेड लिंकेज ग्रुप की बात मैं आगे करने वाला हूँ गाइस। अमाइड लिंकेज ग्रुप जस्ट लाइक अ नायलोन, नायलोन इज द अबाइड ग्रुप लिंकेज ग्रुप, जिसके अंदर नायलोन 6 और लाइनोन 6 के बारे में आपने नॉर्मली पढ़ा होगा। एमेड लिंकेज ग्रुप जैसे हम बात कर रहे थे, इमेड CF2 ग्रुप्स, और इसके अलावा हेलोजन कंटेन करता है पॉलीमर्स को, फ्लोरीन को, और हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ हायर सेकेंडरी अट्रैक्शन ग्रुप्स, डाइपोल इंटरेक्शंस, regions of ladder structure, polymer containing series of string structure linked to each neighboring ring by least 2 bonds known as a ladder polymers। वो ladder polymer हमारे
कहलाते हैं हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर गाइज। ध्यान से देखिएगा, हाई लीस्ट सेकेंडरी अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होना चाहिए। डायपोल डायपोल इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट मोनोमर्स, एटलीस्ट 2 बॉन्ड्स आर नॉन। कम से कम 2 बॉन्ड्स तो होंगे ही रिंग स्ट्रक्चर में जो पॉलीमर को कंटेन कर रहे हैं नेबरिंग रिंग के साथ, उसको हम लैडर पॉलीमर्स कहते हैं। हीट रेजिस्टेंस की बात करूं, कम से कम अप टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड को वो झेल सकता है गाइस। 650, सोच रहे हो गाइस कितना ज़्यादा, कंबाइंड विद द परफेक्ट एडहेशन के साथ। परफेक्ट एडहेशन होता है गाइस, एडहेशन एक प्रॉपर्टी होते हैं किसी के साथ किसी पॉलीमर को चिपकने की। उस परफेक्ट एडहेशन के साथ 650 में भी तक में वो हीट रेजिस्टेंस देता है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे लॉन्ग लास्टिंग कोरोजन प्रोटेक्शन, यूवी वेदरेबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टीज़ हमारी शो होती हैं कहाँ, सिर्फ और सिर्फ हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स में। आगे हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया अपने वादे के हिसाब से हाईलाइट हो रहा है पॉलीअमाइड्स। गाइस पॉलीअमाइड्स जस्ट मुझे सबसे अच्छा ग्रुप पॉलीअमाइड का लगता है, बिकॉज नाइलॉन आप सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बहुत लोगों ने नोमैक्स और कैवलर का नाम नहीं सुना होगा। अब पॉलीअमाइड की प्रेजेंस में अगर मैं बात करूं, ड्यू टू प्रेजेंस, तो जो हमारा ये होता है गाइस पॉलीअमाइड्स, ये 2 पार्टों में बट जाता है। जैसे मैंने शुरू में बात कर रहा हूँ, एक होता है एरोमेटिक, लेकिन एक होता है एलिफेटिक ग्रुप। एलिफेटिक ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो लो कार्बन्स को करते हैं, एज कंपेयर टू आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी एरोमेटिक की ज़्यादा होती है, बिकॉज इसका कार्बन बैकबोन ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एलिफेटिक हमारे नाइलॉन 66 और नाइलॉन 66 है, इसकी भी स्ट्रेंथ अच्छी है एक लेवल तक। बट नोमैक्स और कैवलर की बात करें, जिनका यूज़ हम करते आ रहे हैं एक आर्मर्स के सूट्स के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए, इसीलिए देखिए गाइज ये मैंने लिखा है एरोमेटिक पॉलीअमाइड इन अ कंपैरिजन टू एलिफेटिक पॉलीअमाइड्स ऑफर आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर। जो एरोमेटिक पॉलीअमाइड है एलिफेटिक पॉलीअमाइड के कंपैरिजन में काफ़ी हाई स्ट्रेंथ टेम्परेचर को वो झेल सकता है। एरोमेटिक हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है फॉर यूज़ ऑफ फायर रिटर्डेंट्स। फायर रिटर्डेंट्स वो होते हैं गाइस जिसमें आग ना लगे। फायर रिटर्डेंट एक तरीका एडिटिव्स होता है, जैसे कि अपने एडिटिव का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक करना। एडिटिव्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, उसको पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा एडिटिव्स क्या होते हैं। तो फायर रिटर्डेंट भी एक तरह का एडिटिव टाइप्स है जो यूज़फुल करे प्रोटेक्शन, लो कम वेट होता है, रेजिस्टेंट टू अ ब्लड प्रीसिंग। बुलेट प्रूफ जैकेट्स को बनाने के लिए भी एरोमेटिक पॉलीमर का यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक अ कैवलर। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ फैक्टर। वो कौन से फैक्टर हैं गाइस जो हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को, हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी किसके पास है गाइस, हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स के पास। कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर सकते हैं? रिजिड इंट्रा चेन स्ट्रक्चर। यदि रिजिड इंट्रा चेन स्ट्रक्चर अगर ना हो, इसके कारण ये हीट रेजिस्टेंस भी नहीं होगा गाइस, वो खो देगा। प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे हम बात कर चुके हैं, सेकेंडरी बॉन्डिंग फोर्सेस, डाइपोल इंटरेक्शन हम बात कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं गाइस, इसको हम आगे बात करेंगे। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और स्टेबल एंड ग्रुप्स ऑन द मॉलिक्यूल। स्टेबल एंड ग्रुप्स कौन से होगा गाइस? फंक्शनल ग्रुप्स लाइक CF2, SF, इस टाइप्स के ग्रुप गाइस। प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रेंथ होता क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रेंथ होता क्या है गाइस? सिग्निफिकेंट फैक्टर की बात करूँ जो इन्फ्लुएंस करे हीट रेजिस्टेंस को, उसको हम प्राइमरी बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन होता है एनर्जी, कार्बन कार्बन 350 किलो जूल पर मोल के पे, इतनी एनर्जी पे ये डिसोसिएट होता है, अलग हो जाता है, अपने बॉन्ड एनर्जी को छोड़ देता है इतने पे। कार्बन कार्बन जो गाइस होता है हमारा, वो 610 किलो जूल मोल पर छोड़ देता है, अपनी एनर्जी को लूज कर देता है। जब क्योंकि ये डबल बॉन्ड है गाइस, डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी हमें जाएगी एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है गाइस। इसके अलावा अब मैं बात करूँ एरोमेटिक सिस्टम, इट इज़ इवन हायर। एरोमेटिक सिस्टम में काफ़ी हायर होता है। रिजल्ट यही आया कि एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो होता है गाइस, वो काफ़ी एक्सट्रीमली यूज होता है थर्मली स्टेबल पॉलीमर्स के लिए, जो हमारे हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर है। द की रिक्वायरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस पॉलीमर, हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट एंड रेजिस्टेंट टू थर्मल ऑक्सीडेशन। इसके की रिक्वायरमेंट्स जो है हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस पॉलीमर के,
काफ़ी हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट होना चाहिए। विकेट सॉफ्टनिंग पॉइंट की मैं बात करूँगा गाइज अगले वीडियो में, सोच रहा हूँ वो बनाऊँगा। विकेट सॉफ्टनिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी पॉलीमर्स की, जिसे हम किसी भी एक मशीन में नापते हैं विकेट सॉफ्टनिंग मीटर में। उसके अलावा रेजिस्ट टू थर्मल ऑक्सीडेशन, higher bond strength in organic polymer offer a potentially for a good resistance property. Carbon fluorine bonds have a greater bond strength than a carbon hydrogen और कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर मैं कार्बन फ्लोरीन वाला जो गाइस था ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है वो काफ़ी स्ट्रेंथ है उस पॉलीमर के अंदर, समझ जाना, एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड के। देयरफॉर अ फ्लोरो पॉलीमर जो होता है गाइस, फ्लोरीन बॉन्ड इसलिए क्योंकि फ्लोरो पॉलीमर्स जो होते हैं जैसे लाइक प्लोरीटेट्राफ्लोरोईथेन, इसमें क्या है पॉलीटेट्राफ्लोरोईथेन, तो फ्लोरीईथेन जो इसके अंदर फ्लोरीन ग्रुप होता है, जिसके कारण ये फ्लोरोपॉलीमर का एक एग्जांपल PTFE है। अगर आपसे कोई पूछे फ्लोरोपॉलीमर कौन सा है तो सीधा एक एग्जांपल देना, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथेन, जो एक्सट्रीमली रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को रेजिस्ट करता है। दे हैव ऑल्सो अ सुपर रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड सॉल्वेंट अटैक, केमिकल रेजिस्टेंस और सॉल्वेंट का, इसीलिए ये भी एक तरह का हमारा हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर है। सेकेंडरी और वंडरवाल बॉन्डिंग, गाइस वंडरवाल बॉन्डिंग आई थिंक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है जहाँ तक मैंने पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं जो मैंने रिसर्च की है, ऑफर एडिशनल स्ट्रेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीमर। डाइपोल इंटरेक्शन इज द सेकेंडरी गाइस, जैसे मैंने बात किया था, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड अ मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी के साथ, उसकी मॉलिक्यूलर की स्टेबिलिटी वो देता है, जिसके कारण कोहेसिव एनर्जी, कोहेसिव अपने तरफ से एक होती है एडहेसिव और होती है कोहेसन। एडहेसन मीन्स अपने तरफ खींचना, कोहेसन मतलब अपने तरफ दूर करना। जो दूर करने की, जो रिपेल करने की पावर होती है एनर्जी, उसकी जो डेंसिटी होती है एनर्जी की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो इम्पैक्ट करती है उसके स्टिफनेस के। किसी स्टिफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल गाइस, किसी भी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। अगर आप कमेंट करना, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। TG ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी, ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं स्टेपनेस पे, TG पे, हमारे कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी की। इसके अलावा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड क्लेवेज, बॉन्ड का टूटना, क्लीवेज मतलब टूटना, रिजिड इंट्राचेन स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर सिमेट्री, ब्रांचिंग एंड क्रॉस लिंक ऑल्सो इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर गाइस, इस पे भी इफेक्ट करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑटोमिक इंट्रैक्शन बिटवीन चेन एटम के बीच में, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारी पॉलीमर्स की वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होती हैं एटॉमिक इंट्रैक्शन और उनके बीच के एटम्स के चेन के बीच में के कारण। तो सब्स्टिट्यूशन जो है एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पॉलीमर बैकबोन के कारण जो लीड करता है रिजिड स्ट्रक्चर को, उसका भी काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इसमें। दो तरह के गाइस होते हैं, दिमाग में रखना, सेकेंडरी और वंडरवाल बॉन्डिंग में दो तरह के एरोमेटिक पॉलीमर्स होते हैं। एक होते हैं पी ओरिएंटेड पॉलीमर जो काफ़ी लोअर सोलुबिलिटी और अ प्रोसेसिबिलिटी देते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ एम ओरिएंटेड एरोमेटिक पॉलीमर। एम ओरिएंटेड पॉलीमर जो होते हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी लोअर सोलुबिलिटी और प्रोसेसिबिलिटी होती है पी ओरिएंटेड। तो बेटर कौन सा होगा गाइस? एम ओरिएंटेड एरोमेटिक पॉलीमर्स की। अब मैं बात करूंगा स्टेबिलिटी एंड प्रोसेसिबिलिटी। किसी भी पॉलीमर्स को अगर हमें करेक्टराइज करना है तो उसकी स्टेबिलिटी हम कंपैरिजन करते हैं गाइस। द करेक्ट केमिकल, तो गाइस स्टेबिलिटी और प्रोसेसिबिलिटी पॉलीमर की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं गाइस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी भी पॉलीमर को आप प्रोसेस ही नहीं करोगे तो क्या बना पाओगे गाइस, और उस पॉलीमर को प्रोसेस करने के लिए स्टेबिलिटी की बहुत नीड होती है। स्टेबल होना चाहिए पॉलीमर, कहते हैं ना इंसान भी अगर स्टेबल ना हो तो कोई काम का नहीं, ऐसे ही पॉलीमर भी स्टेबल ना हो तो कोई काम का नहीं, उसे हम प्रोसेस नहीं कर सकते। तो उसके अंदर जो रोल अदा करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर्स, वो जो केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमको स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं, जिसके कारण प्रोसेसिबिलिटी काफ़ी इजी हो जाती है गाइस, जो पॉलीमर को थर्मल स्टेबल भी बनाती है, साथ ही साथ डिफ़िकल्ट करती हैं उन सिचुएशन के लिए जो यूज़फुल हो आइटम के लिए बिकॉज ऑफ लिमिटेड सॉल्युबिलिटी और मोल्डेबिलिटी। कोई कोई पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जिनकी लिमिटेड सॉल्युबिलिटी गाइस होती है और लिमिटेड प्रोसेसिबिलिटी होती है, उन चीज़ों में काफ़ी बेटर कारगर देते हैं हमारे केमिकल स्ट्रक्चर्स। तो केमिकल स्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए। द हाई रिजिडिटी और रेगुलरिटी ऑफ बैकबोन,
जो सर्टेन हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर के कारण जो रिजल्ट देता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई क्रिस्टलिनिटी, लो सोल्युबिलिटी और स्ट्रेंथ चेन इंटरेक्शन के कारण गाइस। अब गाइस हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर किसी भी, हमें ना हाई रिजिडिटी चाहिए, हमें किसी भी हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर में रेगुलरिटी चाहिए बैकबोन के अंदर सर्टेन हाई परफॉर्मेंस में। ये सब चीज़ें जो रिजिडिटी होंगी, बैकबोन रेगुलरिटी होंगी, इसके कारण जो रिजल्ट शो होगा उनके प्रोसेसिबिलिटी में वो होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगी गाइस, उसकी क्रिस्टलिनिटी हाई हो जाएगी गाइस, उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी गाइस, उसका स्ट्रॉन्ग चेन इंटरेक्शन बढ़ जाएगा गाइस। इन चीज़ के कारण हाउ कैन वी ओवरकम इट, इसको हम ओवरकम कैसे कर से आगे हम बढ़ते हैं गाइस। हीट रेजिस्टेंस एंड थर्मल स्टेबिलिटी वो शो करेगा कि हम इसे ओवरकम कैसे करें। The ability of a polymer to retain their useful property at an elevated temperature. These polymer are thermal stable polymer और heat resistant polymer. हम उन पॉलीमर को हीट रेजिस्टेंट या थर्मल स्टेबिलिटर कह सकते हैं जो अपनी एबिलिटी को, जो अपने पॉलीमर की एबिलिटी को रिटेन कर सकते हैं, अपने यूजफुल प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर एक एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे जो सेट करे अपर लिमिट टू द टेम्परेचर रीजन इन अ पॉलीमरिक मटेरियल कैन सपोर्ट अ मैकेनिकल लोड विदाउट अंडरगोइंग चेंज इन अ शेप डिफॉर्मेशन। गाइस इस ये जो है इसको हम एक इससे करते हैं जिसको हम कहते हैं DSC, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर। डिफरेंशियल कैलोरीमीटर एक तरह से प्रॉपर्टीज शो करता है किसी भी उस पॉलीमर की पर्टिकुलर मैकेनिकल लोड लगाने पे, पर्टिकुलर सेट रीजन ऑफ टेम्परेचर लगाकर कितने पे उसका डिफॉर्म हो जाता है, उससे हम पता करते हैं कितना थर्मल स्टेबल है। अब मैं बात करूँगा लॉस ऑफ हीट रेजिस्टेंस की, कॉन्सिक्वेंसेस की, फिजिकल प्रोसेसेस की, जैसे कि ट्रांजिशन ऑफ ग्लासी पॉलीमर टू हाई इलास्टिक स्टेट। ग्लास ट्रांजिशन मैंने गाइज आपको बताया होगा, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ग्लास ट्रांजिशन इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ग्लासी पॉलीमर टू हाई इलास्टिक स्टेट और अ मेल्टिंग ऑफ अ क्रास्टलाइन पॉलीमर। किसी भी पॉलीमर स्टेट का एक स्टेट से, ग्लासी स्टेट से रबड़ी और इलास्टिक स्टेट में और अ मेल्टिंग फेज ऑफ क्रास्टलाइन पॉलीमर के स्टेट में जाना, उस मेल्टिंग टेम्परेचर को ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं गाइस। थर्मल स्टेबल सेट करता है अपर लिमिट टू वर्किंग टेम्परेचर। इन केस अगर स्टेबिलिटी पॉलीमर की गवर्न हो जाए केमिकल रेजिस्टेंस के द्वारा, तो रेजिस्टेंस टू अ रिएक्शन दैट लीड्स डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर इन इनर्ट ऑक्सीडेशन मीडिया। गाइस केमिकल रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है हमारे थर्मल स्टेबल के लिए, क्योंकि अगर अपर लिमिट पे वर्किंग टेम्परेचर पे हम काज कर रहे हैं, इन केस अगर हम केमिकल रेजिस्टेंस हमारे कुछ ज़्यादा है तो क्या इस रेजिस्टेंस के कारण रिएक्शन नहीं होगा गाइस? रिएक्शन होगा जो लीड करेगा उस डिग्रेडेशन को इनर्ट एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीडाइज कर रहा है उस मीडिया के अंदर। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अ प्रोसेसिंग एंड अ शेपिंग ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द मोल्ड। गाइस ये शो नहीं हो रहा होगा, मैं आपको बता दिया हूँ। सो अब हम फाइनल एक कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं कि हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर कैसे होते हैं और हम किस तरह से हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर के साथ डील कर सकते हैं और हम कैसे हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर उसको चुन सकते हैं गाइस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर। हीट रेजिस्टेंस पॉलीमर को डिटरमाइन कैसे करेंगे गाइस? बेसिकली TG मेजरमेंट वाइडली यूज फॉर एवोल्यूशन ऑफ हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर। गाइस TG ये वो TG नहीं है, इसके अंदर स्मॉल लगा होता तब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता। ये TG है थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस, इसमें A भी लगता। तो ये मेजर करता है एवोल्यूशन हीट रेजिस्टेंस पॉलीमर की, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर अकम्पाइड बाय वेट चेंजेस के द्वारा। इसके अंदर 3 टेस्ट होते हैं गाइस, TGA थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस, DTA डिफरेंशियल टेम्परेचर एनालिटिक और DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर कैन बी यूज्ड फॉर एवोल्यूशन ऑफ हीट रेजिस्टेंस एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीमर। कोई भी पॉलीमर कितना स्टेबल है, कितना कारगर है, ये हम इन तीनों का यूज़ करके करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू वेट एंड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अंडर द लोड, ये इन तरह से होता है। ये हम बात करेंगे अगले वीडियो में और हम उसको थर्मल परफॉर्मेंस पॉलीमर को थोड़ा से और वाइड तरीके से एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो गाइस जल्दी से जाइए, बेल आइकन आपके बगल में उसको दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और मैं इसी तरीके से आपके लिए न्यू वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।